हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 1 जुलाई 2024 से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। दुमका में पुलिस पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। इस कानून में कई धाराएं समाप्त कर दी गई है और कुछ नई धाराएं जोड़ी गई है। इसे लेकर दुमका में पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। 7 दिन से डीएसपी, इंस्पेक्टर, थानेदार और जवानों को नए आपराधिक कानून की जानकारी दी जा रही। इसके तहत दुमका के पुलिस सभागार में शनिवार को भी पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों को बताया गया कि नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। 1 जुलाई को जो मामले दर्ज होंगे वो नई धारा के तहत दर्ज किए जाएगी। पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के बाद दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया हो जाएगा। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। इसमें दंड संहिता की कुछ पुरानी धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से सरकार के विरुद्ध अपराध की धारा 124, अप्राकृतिक यौनाचार, जाली सिक्का, नाप तोल में लगाने वाली सारी धाराओं को समाप्त कर दी गई है। एसपी ने कहा कि 1 जुलाई को जो भी केस दर्ज होंगे वह नई धाराओं के तहत होंगे। एसपी ने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब हर घटना की वीडियोग्राफी होगी। घटनास्थल पर जाने वाले पदाधिकारी को घटनास्थल से अपनी सेल्फी लेकर भेजना होगा। इस घटना में वीडियोग्राफी को जरूरी कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के द्वारा लिए गए ऑडियो और वीडियो को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना गया है। सरकारी सेवकों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जारी किया निर्देश। झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवक को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सरकारी सेवक को HRMS पोर्टल के जरिए 15 जुलाई तक संपत्ति का ब्यौरा जमा करना अनिवार्य है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का परफॉर्मेंस मूल्यांकन प्रतिवेदन जमा करना होगा। इसमें प्रतिवेदक पदाधिकारी के स्तर से ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। वहीं समीक्षी पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन मूल्यांकन की अंतिम तिथि 10 जुलाई और स्वीकार पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन मूल्यांकन की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है। कार्मिक विभाग के इस आदेश के बाद से प्रशासनिक अधिकारी और सेवकों में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि इन दिनों राज्य में ईडी और अन्य जांच एजेंसी की ओर से की गई कार्रवाई के आलोक में इस समय यह आदेश जारी किया गया है। वहीं कुछ लोग इससे पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर भी देख रहे हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में इन दिनों राज्य के कई अधिकारी जेल में बंद है। इसमें IAS स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। जेवर दुकान में हुई लूट के विरोध में सड़क पर उतरे ज्वेलर्स, पुलिस को दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। राजधानी के DP ज्वेलर्स में हुई भीषण डकैती की घटना को लेकर राजधानी के ज्वेलर्स में गुस्सा है। शुक्रवार के शाम DP ज्वेलर्स में हुई डकैती की घटना के विरोध में शनिवार को राजधानी रांची की सभी ज्वेलर्स दुकानें बंद रखी गई। ज्वेलर्स एकजुट होकर घटना के विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रांची पुलिस को 2 दिनों के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया है। शनिवार को रांची के सभी ज्वेलर्स ने लूट की घटना के विरोध में विरोध मार्च निकाला। सभी व्यवसायी अपर बाजार स्थित गांधी प्रतिमा के पास जुटे और विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर शहर भर में मार्च किया। ज्वेलर्स का कहना है कि शहर में 2 बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इससे पहले रांची के पांड्रा इलाके में एक ज्वेलर्स से लूट हुई थी और उसमें शामिल अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। वहीं अब एक और लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ज्वेलर्स के मुताबिक अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वे हर दिन सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। ज्वेलर्स के समर्थन में विरोध मार्च में शामिल कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि लूट की घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुमार राजा ने प्रशासन से अपील की कि सभी ज्वेलर्स को आर्म्स लाइसेंस मुहैया कराया जाए ताकि अपराधी में उनके लेकर एक खौफ बना रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची में आज से 4 जुलाई तक बारिश, पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय। रविवार को 13 जिलों में अलर्ट। मानसून ने पूरे झारखंड को कवर कर लिया है। इसका असर भी राज्य के कई हिस्सों में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 30 जून को राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई को भी इन्हीं जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं रांची में आज से 4 जुलाई तक बारिश की संभावना है। यहाँ 30 जून को मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 1 जुलाई को 2 या 2 से अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 2 से 4 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। 30 जून को पलामू के साथ साथ चतरा, हजारीबाग,
कोडरमा आदि इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 1 जुलाई को संथाल परगना वाले इलाके में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से राज्य में काफी हिस्से में बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में लो प्रेशर एरिया में टर्फ बन रहा, जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से झारखंड होते हुए गुजरेगा। इससे अच्छी बारिश होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगा जेडीयू, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। दिल्ली में शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से पार्टी के सभी नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर पार्टी के नेता काफी उत्साहित दिखे। पार्टी ने झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। बैठक में प्रस्ताव लाया कि आगामी झारखंड चुनाव भी जेडीयू मजबूती से लड़ेगी। कहा गया कि झारखंड में पहले भी जेडीयू के उम्मीदवार उतारे हैं और जीते भी हैं। जेडीयू ने इस बैठक में प्रस्ताव लाया कि आगामी झारखंड चुनाव भी जेडीयू मजबूती से लड़ेगी। झारखंड की उन सीटों को चिन्हित करने की बात कही गई जहां प्रत्याशी उतारने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसके बाद रणनीति बनाकर आगे तैयारी में जुटने की बात कही गई। वहीं लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तीसरी बार बनी नरेंद्र मोदी सरकार में जेडीयू की अहम भूमिका बताई गई। एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। जेडीयू की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पहला, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। दूसरा, झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव। तीसरा, बढ़े हुए आरक्षण को लेकर प्रस्ताव। चौथा, नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग। पांचवा, बिहार को विशेष पैकेज देने के प्रस्ताव पर चर्चा। बैठक में संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नाम का प्रस्ताव नीतीश कुमार खुद लेकर आए, जिस पर पार्टी ने सभी नेताओं ने अपनी सहमति दी है। हेमंत सोरेन से मिले डॉक्टर अजय कुमार, बोले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त देंगे। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कहा कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त देंगे। उन्होंने हेमंत सोरेन को उनकी रिहाई पर बधाई दी। वहीं दोनों नेताओं के मुलाकात से बीजेपी खेमा में हड़कंप मच गया है। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश के विकास की योजनाएं सहित वर्तमान की राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तार से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बेहतर किया, उसको और बेहतर करने के लिए अभी से मिलकर काम करने और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अजय कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने का संकल्प है। बीजेपी पर हमलावर होते हुए अजय कुमार ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार तानाशाही शासन चला रही है, वह जन विरोधी है। आज देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है, लेकिन सरकार नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में मौन है। इस मामले में सरकार किसे बचाना चाहती है? सदन में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मामले पर चर्चा करने की बात कही तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया। मोदी सरकार को युवाओं की चिंता नहीं, उन्हें तो अपने नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की चिंता है। अजय कुमार ने आगे कहा कि यही कारण है कि सरकार ने अभी तक नीट परीक्षा को रद्द करने की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों की विकास की पोल दिल्ली में हुई एक दिन की बारिश में खुल गई, जब दिल्ली एयरपोर्ट की एक टर्मिनल की छत गिर गई। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के घरों में पानी भर गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश की जनता सब देख रही, समय आने पर सबका हिसाब लेगा। 20 जुलाई को रांची आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को रांची आएंगे। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद वे पहली बार झारखंड आ रहे हैं। वहीं जानकार बीजेपी के दिग्गज नेता झारखंड के आगमन को आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा अपने 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। हेमंत सोरेन की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर दिन कई लोग जेल जाते हैं और हर दिन कई लोगों को बेल मिलता है, इसका अकाउंटिंग करना बीजेपी का काम नहीं। उन्होंने हेमंत की गिरफ्तारी के पीछे साजिश के सवाल पर कहा कि यह तब सही लगता है जब झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं होता, यहाँ तो भ्रष्टाचार चरम पर है, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। गौरतलब है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को एक एक कर सभी आदिवासी सीट के नेताओं के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। रांची पहुंचते हुए हेमंत बिस्वा सबसे पहले सीता सोरेन के आवास पहुंचे। इसके बाद वो समीर उरांव, अरुण उरांव, सुदर्शन भगत से मुलाकात की। सेकेंड हाफ में वे अर्जुन मुंडा और गीता कोड़ा से मिले। इसके बाद प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की बैठक में शामिल होने के बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से मिले। सीएम चंपई सोरेन से मिला विधायकों का समूह और सांसद।
इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम चंपा सोरेन से शनिवार को खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक इरफान अंसारी, विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी, विधायक राजेश कच्छाप और विधायक भूषण बाड़ा ने मुलाकात की। उन्होंने सीएम को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत कराए। सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, उनके समाधान की दिशा में त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इधर सीएम चंपा सोरेन ने शनिवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सोना चांदी व्यवसाय समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सीएम को राजधानी रांची में हो रही लूट, छिनतई एवं डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं से अवगत कराया। इसे नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्हें घटित आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर उसमें संलिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार विधि व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम से मुलाकात करने वाले में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, किशोर मंत्री, महासचिव प्रेस गट्टानी, कार्यकारिणी सदस्य परवीन लोहिया और रोहित पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष कुणाल आजमानी तथा सोना चांदी व्यवसाय समिति के डॉक्टर दिलीप सोनी, रवि कुमार पिंटू और जितेंद्र कुमार वर्मा शामिल थे। धनबाद के टुंडी में पेड़ से टकराई बाइक, भोक्ता मेला देखने के 3 युवक की मौत। धनबाद जिले के टुंडी के महाराजगंज के निकट कोटालडी जोरिया के पास तीखी मोड़ में शनिवार सुबह लगभग 10 बजे एक मोटरसाइकिल के खजूर पेड़ से टकराने से उसमें सवार 3 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में टुंडी के लच्छूरायडी के रहने वाले हसमत अंसारी, बरवा अड्डा मुरमाडी के सोहेल अंसारी व गोविंदपुर जंगलपुर के रहने वाले सोनू अंसारी शामिल है। पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से गांव में मातम पसर गया है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कोटालडी के समय विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन के ठोकर के बाद युवकों की बाइक असंतुलित होकर सड़क किनारे खजूर पेड़ से जा टकराई। उससे तीनों की जान चली गई। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। टुंडी पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस से धनबाद के SNMMCH भेजा। चिकित्सकों ने जांच के उपरांत सभी युवक को मृत घोषित कर दिया। अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता की कमी, हल्ला बोल कार्यक्रम के चौथे दिन बोले आरसू नेता। हल्ला बोल कार्यक्रम के चौथे दिन शनिवार को आरसू नेताओं ने कहा कि अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता की कमी है, इस कारण ये योजना बाबूगिरी की भेंट चढ़ गई है। बता दें कि आरसू पार्टी ने सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और सत्ता सिस्टम की मनमानी के खिलाफ चौथे दिन भी हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रखा। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की और पब्लिक के काम को लेकर सरकार का ध्यान खींचा। आरसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रखंड और अंचल कार्यालयों में नौकरशाही, बिचौलिया गठजोड़ के चलते आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरसू नेताओं ने कहा कि अफसरों ने हर काम के लिए रेट फिक्स कर रखा है। छात्रों को जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अफसरों तथा कर्मचारियों के सामने चिरौनी करनी पड़ती है। कहा सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं में अनियमितता व्याप्त है। न समय पर राशन मिलता है और न ही जरूरतमंदों को पेंशन। सरकार की किसी भी योजना पर पकड़ नहीं है और सब कुछ झूठे वादे, कोरी घोषणाएं की होड़ मची है। आरसू नेताओं ने कहा कि जो सरकार लोगों को पीने का पानी तक मुहैया कराने में विफल रही, वह झारखंड को हितैषी होने के दावे करती है। हेमंत सोरेन की एक झलक पाने को बिरसा चौक पर उमड़ी समर्थकों की भीड़ प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद पहली बार बिरसा चौक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद थी। बता दें कि घंटों से हेमंत सोरेन का इंतजार उनके समर्थक कर रहे थे। 1 बजे के कार्यक्रम की जगह मुख्यमंत्री 3 बजे कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। झामुमो समर्थक जोरों शोरों से अपने नेता हेमंत सोरेन का स्वागत करने के लिए खड़े थे। ढोल मांदर के साथ हेमंत सोरेन का बिरसा चौक पर स्वागत किया गया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हेमंत सोरेन के इंतजार में सैकड़ों लोग घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे। बता दें कि 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं, इसलिए लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। इस दौरान लगातार हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। लोग लगातार जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया के नारे लगा रहे थे। बिरसा मुंडा के प्रतिमा के पास चढ़कर हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण किया। इसके बाद बिना मीडिया से मुखातिब हुए वह वहां से निकल गए। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी काफी खुश नजर आ रही थी। झामुमो के कार्यकर्ताओं को उत्साह देखते ही बन रहा था। हेमंत सोरेन ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर यह बता रहे थे कि वह अब जेल से बाहर उनके समर्थकों के बीच पहुंच चुके हैं।
शुक्रवार को हेमंत सोरेन जेल से छूटकर बाहर आए हैं। वह लगभग 148 दिनों के बाद जेल से बाहर आए अपने समर्थक के बीच पहुंचे। बिरसा चौक पर पिछले 3 घंटे से जमोह समर्थक हेमंत सोरेन की एक झलक पाने को बेसब्री से उनको इंतजार कर रहे थे। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग से जलालुद्दीन को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की तबाड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शनिवार को सीबीआई की टीम ने झारखंड के हजारीबाग से एक और को गिरफ्तार किया है। उसे शुक्रवार को ही पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की ओर से झारखंड से की गई यह तीसरी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम जलालुद्दीन है। इसके पहले सीबीआई की टीम ने हजारीबाग स्थित ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया था। 2 लोग पटना से भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नीट पेपर लीक के तार देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। सीबीआई की टीम झारखंड, बिहार के साथ साथ गुजरात में भी जांच कर रही है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम का शनिवार को मेडिकल कराया गया। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के स्थानीय शख्स का भी मेडिकल कराया जाएगा। इम्तियाज आलम नीट के इम्तिहान के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को शुक्रवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही एक स्थानीय शख्स को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस में सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को हजारीबाग जिले के चरही स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस में 6 लोगों से पूछताछ की। शाम 4 बजे 2 अलग अलग कार में 3 लोगों को अपने साथ पटना ले गए। जिन लोगों को सीबीआई की टीम पटना ले गई उसमें एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर और सेंटर के केंद्र अधीक्षक और एक शख्स शामिल है। चंपई सोरेन से मिले टाटा मोटर्स के ईडी गिरीश वाघ। सीएम बोले कंपनी के विस्तार और निवेश में करेंगे मदद। टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस यूनिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को कंपनी के विस्तार के बारे में जानकारी दी गई। टेलको टाउनशिप से लेकर टाटा कमिंस के साथ हाइड्रोजन और सस्टेनेबिलिटी पर किस तरह से काम हो रहा है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी समेत अन्य पदाधिकारी भी थे। कंपनी की ओर से लगातार लिए जा रहे ब्लॉक क्लोजर पर भी बातचीत हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहा। जमशेदपुर शहर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली कंपनियां ब्लॉक क्लोजर से प्रभावित हो रही है। इस कंपनी में अधिकतर मजदूर उनके ही विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं। इस पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के नए निवेश के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि कंपनी की ओर से इस मुलाकात के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मेनहाट मामले में रांची में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे सरयू रॉय। बोले एससीबी से रिपोर्ट हासिल करे पुलिस। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय ने कहा कि मेनहाट घोटाले के अभियुक्तों पर कार्रवाई के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में दायर उनकी रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उन्हें जो निर्देश सुझाव मिला, उसके मुताबिक वे घोटाले के दोषियों के खिलाफ संबंधित थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। विधायक ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लाइव होकर अपनी बातें रखी। 26 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मेनहाट मामले में सरयू रॉय की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 3 विकल्प दिए थे। उसी के मुताबिक वे थाना में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। सरयू रॉय ने कहा कि उन्होंने अपने अधिवक्ता के परामर्श पर रांची के डोरांडा अथवा धुरवा थाने में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला किया है। वे मांग करेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी ने इस मामले में बंद लिफाफे में जो प्राथमिक जांच की है झारखंड हाईकोर्ट को सौंपी है, पुलिस उस रिपोर्ट को एससीबी से प्राप्त करे और उस पर कार्रवाई करेंगे। एससीबी ने इस मामले में प्राथमिकी जांच कर उनकी रिट याचिका की सुनवाई के समय झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मांगे जाने के बाद इसे बंद लिफाफे में न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इस प्राथमिकी जांच रिपोर्ट में उनकी सभी अभियुक्तों के नाम हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए थाना में एफआईआर कराने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। विधायक सरयू रॉय ने कहा कि 26 जून को जब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी रिट याचिका खारिज करने का निर्णय लिया तो घोटालाबाज और उनके समर्थकों ने इससे बड़ी जीत व उनके लिए एक बड़ा झटका बताया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने उनकी याचिका में उल्लेखनीय उन बिंदुओं पर जिक्र किया जिसके अनुसार मेनहाट के परामर्श चयन में भारी अनियमितताएं हुई है। सरयू रॉय ने कहा कि उनकी रिट याचिका को न्यायालय ने केवल इस आधार पर खारिज किया कि इस विषय में 28 सितंबर 2018 को झारखंड उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पहले ही निर्णय लिया कि सरकार जांच के निष्कर्षों पर कार्रवाई करे, परंतु तत्कालीन सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की। इसलिए उच्च न्यायालय का कहना है कि इस मामले में एक बार जब 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय दे दिया तो उस पर एकल पीठ द्वारा विचार करना उचित नहीं है। मांगे पूरी होने पर बीआरपी सीआरपी महासंघ ने सीएम चंपई के प्रति आभार प्रकट किया।
लंबित मांगे पूरी होने पर बीआरपी सीआरपी महासंघ झारखंड ने सीएम चंपई के प्रति आभार प्रकट किया है। गौरतलब है कि बीआरपी सीआरपी महासंघ की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को शुक्रवार 28 जून को चंपई सोरेन की सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया गया। इससे बीआरपी सीआरपी कर्मियों में खुशी की लहर है। बता दें कि इस प्रस्ताव को बीआरपी सीआरपी के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने शुरू किया था। संघ के नेताओं ने कहा कि कैबिनेट में प्रस्ताव का पास होना बीआरपी सीआरपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट में बीआरपी सीआरपी की नियमावली एवं मानदेय वृद्धि को स्वीकृति मिलने पर महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला एवं महासचिव अमर खत्री ने संयुक्त रूप से चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा का आभार प्रकट किया है। कहा कि संघ आगे भी सरकार से उम्मीद रखता है कि बीआरपी सीआरपी की जो मांगे छूट गई है उसे अभी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। बीआरपी सीआरपी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री को कैबिनेट के तुरंत बाद अंग वस्त्र एवं बुके देकर सचिवालय में आभार जताया। मंत्री बेबी देवी का भी आभार प्रकट किया गया। झारखंड दौरे पर हेमंत बिस्वा शर्मा आदिवासी नेताओं से घर जाकर कर रहे मुलाकात। दुर्गा सोरेन की मौत पर उठाए सवाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर है। उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक दिन के झारखंड दौरे पर है। उन्होंने शनिवार को राज्यसभा सांसद समीर उरांव के घर जाकर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं झारखंड के लोगों को पहले से नहीं जानता हूँ। मैं नेताओं के घर से जाकर मुलाकात कर रहा हूँ। सीता सोरेन जी से मेरी बात हुई है। मैं दुमका में चुनाव सभा में गया हुआ था। थोड़ी समय के लिए उनसे चर्चा हुई थी कि जब दुर्गा सोरेन जी का निधन हुआ तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। मैंने इस मामले में जानने की कोशिश की। मेरे मन में सवाल है कि घर का बड़ा बेटा है, उनके निधन के बाद उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, किसने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। सीता जी के पिता गुवाहाटी रिफाइनरी में काम करते थे तो वो गुवाहाटी को जानती है। दोनों बेटियां भी पिता के नाम पर सामाजिक संस्था चलाती है। चुनाव हारने के बाद मन में दुख होता है। दोनों बेटियां अच्छा काम कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों बेटियों को विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा, मैं अभी सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूं कि वो अच्छा काम करे। झारखंड के मुद्दे पर चुनाव सह प्रभारी ने कहा, घुसपैठ रोकना, लव जिहाद रोकना, आदिवासी बेटियों पर गलत तरीके से शादी न हो। मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी है। झारखंड का विकास मुद्दा है, घुसपैठ मुद्दा है, भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। सामाजिक और सरकारी मुद्दे हैं, उन्हें भी घोषणा पत्र में लाया जाएगा। अस्पताल में महिला को बंधक बनाने के मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने सचिव से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। रांची के जेनेटिक निजी अस्पताल बरियातू में प्रसूता महिला को बंधक बनाने के मामले में हाईकोर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी एक्शन मोड में आ गए हैं। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को 3 दिनों के अंदर विभागीय कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा कि ऐसे अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने इस आशय का पत्र प्रधान सचिव को प्रेषित किया है। बता दें कि प्रसूता महिला को उसके बच्चे से अलग लगभग 1 महीने तक निजी अस्पताल में बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि महिला को छोड़ दिया गया, लेकिन अस्पताल का कठोर रवैया सुर्खियों में बना हुआ है। महिला का नाम सुनीता है। गरीब सुनीता को पूरे 1 महीने तक जेनेटिक हॉस्पिटल में बंधक बनाए रखा। एक नवजात को उसकी मां से 1 महीने तक दूर रखने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने 28 जून को मामले में संज्ञान लेते हुए प्रधान सचिव को जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में रांची सिविल सर्जन उक्त अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की जांच कराने का निर्देश दिया। कोर्ट में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने आश्वस्त किया कि जांच कर जेनेटिक अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल पर लगेगी आरोप। कोर्ट ने प्रधान सचिव को मामले की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कल की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जेनेटिक अस्पताल ने मरीज के साथ अवमाननीय व्यवहार किया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रनिया के नवावीरा नावाटोली निवासी सुनीता कुमारी को 28 मई को प्रसव पीड़ा होने पर खूंटी सदर अस्पताल ले जाया गया था। वहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। यहां आते ही एक ऑटो चालक महिला के पति मंगलू को झांसा देकर जेनेटिक अस्पताल ले गया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। गोड्डा की बेटी प्रेरणा मिश्रा से मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी शनिवार को करेंगे बातचीत। ई कॉमर्स का चला रही है बिजनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 जून को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 30 जून को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट के दाड़े गांव के लोगों से बात करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री दाड़े गांव की बेटी प्रेरणा मिश्रा से मन की बात में साझा करेंगे। प्रेरणा मिश्रा गांव में रहकर महिला संगठन चलाते हुए स्टार्टअप के माध्यम से ई
कॉमर्स बिजनेस चला रही है। इसको लेकर गोड्डा भाजपा की ओर से भी लोगों को कार्यक्रम में जुड़ने का संदेश दिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दांडे गांव तक प्रधानमंत्री की नजर डालने के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। दांडे गांव की रहने वाली प्रेरणा मिश्रा के पिता पीके मिश्रा आसनसोल डिवीजन के डीआरएम रह चुके हैं। एमबीए की पढ़ाई कर चुकी प्रेरणा दुनिया की कई नामी गिरामी कंपनियों में काम करने के बाद उसे अपने गांव व मिट्टी में जोड़कर काम करने की इच्छा हुई। सीएम चंपई से मिला चैम्बर्स प्रतिनिधिमंडल, अपराध पर नियंत्रण के लिए सौंपा ज्ञापन। सीएम चंपई सोरेन से शनिवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सोना चांदी व्यवसाय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सीएम को राजधानी रांची में हो रही लूट, छिनतई एवं डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं से अवगत कराया। इसे नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्हें घटित आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर उसमें संलिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हरमुख के शाहजानंद चौक से कांके रोड के जज कॉलोनी तक बनेगा एलिवेटेड रोड, खर्च होंगे 430.75 करोड़ रुपए। झारखंड कैबिनेट ने रांची में हरमुख एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से हरमुख में शाहजानंद चौक के नजदीक से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के नजदीक तक 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर होगी। योजना पर 430.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि में भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग व पुनर्वास कार्य की राशि भी शामिल है। कैबिनेट ने झारखंड में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद या हताहत होने वाले पुलिस कर्मियों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति योजना की मंजूरी दी है। इसके तहत शहीदों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे पर शहीद की पत्नी या बच्चे के साथ उनके माता पिता का भी अधिकार देने का फैसला किया है। मुआवजा राशि 25% माता पिता व 75% पति या संतान को दिया जाएगा। इसके अलावा कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी या असामाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों में शहीद या जख्मी होने वाले पुलिस पदाधिकारी के 2 बच्चे को शिक्षा के लिए एकमुश्त 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विधायक के भाई के कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला करने वाले 4 माओवादी गिरफ्तार। विधायक कमलेश कुमार सिंह के भाई विनय कुमार सिंह के कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला करने वाले 4 माओवादियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार माओवादी कई नक्सल घटनाओं में शामिल रहे। इनके पास से पुलिस ने माओवादी पर्चा भी बरामद किया है। इस मामले का नेतृत्व 15 लाख के इनामी माओवादी नीतीश यादव ने किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।